नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे हर वक्त की तरह आज भी वक्त तो चला है उन तमाम बड़ी खबरों पर बातचीत करना, चर्चा करना, जो खबरें कल रात से सुर्खियों में हैं और आज पूरे दिन जिनका प्रभाव देश और दुनिया में पड़ने वाला है। और इस वक्त शुरू करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज वहां पर पीएम मोदी के लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और एआई ऑक्शन समिट में वहां पर हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एआई को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति के नेतृत्व में ये आयोजन वहां पर हो रहा है। और इस बीच न सिर्फ वहां पर सह अध्यक्षता करेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो व्यापारिक संबंध हैं, जो रक्षा संबंध हैं या किसी भी प्रकार का जो संबंध दोनों देशों के बीच होता है, उसको प्रगाढ़ करने का यहाँ पर एक प्रयास होगा। हालांकि फ्रांस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते 7वीं बार ये दौरा किया है, यानी 7 दौरे किए हैं और लगातार ये दौरों का सिलसिला जारी है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच का जो मामला है, जो कूटनीतिक का रिश्ता है, वो कितना मजबूत है। कुछ तस्वीरें आपके सामने। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत जो है वहां के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। और देखिए, पीएम का दौरा खास क्यों? पीएम मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस राष्ट्रपति के नेतृत्व में यह आयोजन वहां पर हो रहा है और एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसकी सह अध्यक्षता करेंगे क्योंकि ये फ्रांस के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हो रहा है और सह अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। पीएम मोदी का फ्रांस का ये 7वां दौरा है जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो इससे आप खुद अंदाजा लगाइए। टेक संप्रभुता पर बढ़ावा चाहते हैं मैक्रो का ये एक लक्ष्य है। जो टेक संप्रभुता है, वैश्विक स्तर पर टेक संप्रभुता मुख्यतः इस मुलाकात का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है और उसी को मजबूत करने के लिए प्रयास हैं। आपसी संबंध घनिष्ठ करने के प्रयास दोनों देशों के बीच हालांकि पहले ही मजबूत हैं, लेकिन इसको और मजबूत कैसे किया जाए, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। मिलकर काम करने पर ज्यादा फोकस, यानी दोनों देश जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है, हर सेक्टर में मिलकर काम करेंगे तो उससे दोनों देशों को फायदा होगा और निर्भरता कम होगी, डिपेंडेंस कम होगी। बिना निर्भरता के भरोसा करने पर बल दिया जा रहा है, यानी ना चीन जैसे, अमेरिका जैसे या बड़े बड़े देशों पर हम निर्भर ना रहें। हम अपने स्तर पर, अपने लेवल पर कुछ ऐसे काम करें जिस पे हम मिलकर काम कर सकते हैं। भारत फ्रांस के बीच थर्ड फ्रंट पर जोर दिया जा रहा है, यानी दोनों देश जब मिलेंगे तो एक थर्ड फ्रंट बनेगा जिस पर बाकी जो आगे वाले देश हैं वो भी इनकी तरफ रुझान मोड़ सकते हैं, इनकी तरफ रुख कर सकते हैं। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण दौरा है, कई मायनों में इसे देखा जा रहा है। ना सिर्फ फ्रांस, बल्कि जब फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की तरफ जाएंगे तो उस दौरे को लेकर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं और पहली ये मुलाकात उनसे होगी जब से दूसरी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पद की शपथ ली है। तो आप खुद ही देख लीजिएगा कितना ये महत्वपूर्ण पल है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसका कोई भी मौका प्रधानमंत्री नहीं चूकते हैं। किसी भी जगह, किसी भी जो भी पल मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी उसको अपने देश को ऊंचा करने के लिए, अपने देश के तिरंगे को, अपने देश को ऊंचा करने के लिए हर प्रयास करते। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर है। करोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आपको। और आज पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एआई जो समिट है उसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैंने अभी दर्शकों को जानकारी दी है। देखिए, ऐसा है कि भारत और फ्रांस ये मान के चलते हैं कि दुनिया का भविष्य 3 महत्वपूर्ण चीजों पर निर्भर करता है। उसमें पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके पास होगी वो देश दुनिया को नेतृत्व देगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नकारात्मक प्रभावों को कम करके मानवता के लिए उसको सहायक कैसे बनाया जाए, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने सह अध्यक्षता की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की। दूसरा महत्वपूर्ण भविष्य का जो तत्व है वो है क्लीन एनर्जी। एनर्जी को हम क्लीन कैसे बनाएं, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के थर्मो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसका विजिट करेंगे
और उसको लेके फ्रांस और भारत किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे और दोनों मिलके किस तरह से काम कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण है व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना, मजबूत करना और एक्सपेंड करना। और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस और भारत के सीईओ जो हैं, जो बड़ी कंपनियों के, उनसे मुलाकात करेंगे और वो ये प्रयास करेंगे कि भारत और फ्रांस में केवल व्यापार ही नहीं बढ़े, आर्थिक संबंधी गहन न हो, इसके अलावा भारत और फ्रांस में इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे कि फ्रेंच कंपनियां भारत में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती हैं और नई तकनीकी के साथ कर सकती हैं, नई तकनीकी लेके आए। तो ये तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इसके अलावा भारत और फ्रांस है वो सुरक्षा को लेके भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस क्या कर सकते हैं, और केवल भारत और फ्रांस ही नहीं, भारत और फ्रांस ने एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म भी इवॉल्व किया है। उसमें भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल है, भारत, फ्रांस, यूएई ट्राइलेटरल है। और ये सब जो 2023 में होराइजन 2047, अगले 25 साल में भारत और फ्रांस किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, दोनों देशों को आपस में मजबूती देने के लिए और दुनिया के लिए अच्छा काम करने के लिए, दुनिया की प्रगति, शांति और स्थायित्व के लिए क्या कर सकते हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट 2023 में तैयार किया था कि अगले 25 साल तक क्या स्थिति होगी। और ये उसी दिशा में विजिट है कि किस तरह से हम अधिक सहयोग करके, पार्टनरशिप मजबूत करके, किस तरह से हम अपने आप को भी मजबूत कर सकें और दुनिया में भी अपना योगदान दे सकें। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरोड़ी जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और अपनी बहुमूल्य बातों के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, खासकर एआई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें लाइव आपके सामने। कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने श्रद्धा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, विधान परिषद के सदस्य और पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक अमरीश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समाज सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत
एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ? भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। अक्सर होता है, इससे पहले आजाद भारत में जो नीतियां बनी, उसने एक बहुत छोटे से तबके को समृद्धि की एक नई ऊंचाई पहुंचाने में मदद भले की हो, लेकिन एक विराट विशाल तबका ऐसा था जो अभावों से जूझ रहा था, बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा था, आवश्यक जन सुविधाओं के अभाव में भटक रहा था। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने आदि शंकर का भी एक उल्लेख किया कि एक बार आदि शंकर एक घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। वे जैसे ही भिक्षाटन के लिए आवाज लगाते हैं तो उन्होंने देखा कि शंकर की तब तक बहुत ख्याति हो चुकी थी। घर की महिला और घर का पुरुष नाम सुनकर के बहुत सारी भीख देने के नाम पर बहुत सारा द्रव्य और अन्य सामग्री उन्हें देने के लिए आया। सामने दाता खड़ा है, लेने वाला सामने शंकर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसी दौरान उस घर के बगल में एक व्यक्ति की करा उनके कानों में सुनाई देती है, जो भूख से तड़प रहा है, करा रहा है। तो जैसे ही घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने
आदि शंकर से इस बात का अनुरोध किया कि आप हमें कृतार्थ करें से लेकर के, आदि शंकर ने अपनी झोली पीछे कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे घर की भिक्षा नहीं ले सकता जिनके मन में इतनी संवेदना न हो कि घर का बगल का व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और हम केवल पाखंड करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए मुझ जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को भिक्षा देने का एक ढोंग कर रहा हो, और मैं आपकी भिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि इससे मुझे पाप ज्यादा लगेगा, इससे आपको पुण्य नहीं लगने वाला है। ये बातें हमारे दैनिक जीवन में भी उतनी महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ और सबके विकास का, तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन्हीं बातों को अंत्योदय की बात कहकर के एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, एक नया विचार दर्शन दिया था। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखते होंगे, पारिवारिक जीवन में भी आप देखते होंगे, सार्वजनिक जीवन में भी देखते होंगे। आप सब पास पास तो हैं लेकिन साथ साथ नहीं है, और जब भी व्यक्ति पास पास तो होता तो एकांकीपन महसूस करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत डिप्रेशन हो या समाज का डिप्रेशन, यह अपने आप में एक बीमारी है। इस बीमारी से उबरने का एक ही मंत्र है, और जिसे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सबका साथ और सबका विकास का। ये सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है, और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2 पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोगों के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उनकी विपत्ति के समय उपलब्ध कराया गया, करोड़ों लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए, हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। इसका एक पक्ष कि सरकार ने सोचा और अपने तंत्र के माध्यम से उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया, और दूसरा पक्ष उसका यह भी है जो लोग कर नहीं पाए वे प्रश्न क्या उठाते हैं कि साहब पाइप पहुंचाने के लिए सड़क खोदी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं हुए। भाई पाइप खोदने के लिए, पाइप पड़ने के लिए सड़क तो खुदेगी ही खुदेगी, और याद करना कोई भी नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता है। जब टूट फूट होगी फिर उसका निर्माण होगा, तब नया निर्माण आपके सामने फिर आएगा। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, पूरा देश आ रहा है। और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं
जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। 4 करोड़ परिवारों को मकान मिल गए, उनके सिर ढकने के लिए एक आवास मिला, पहली बार मिला। कहते साहब अभी इतने लोग बाकी हैं। अरे हमने 4 करोड़ दे दिए हैं, बाकी जो बचेंगे 3 करोड़ उन लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए गए हैं, वह भी बहुत जल्दी बनने वाला है। और इसीलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता, उनके विचार दर्शन की प्रासंगिकता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया था कि नहीं, हमें पास पास भी रहना है और साथ साथ भी चलना है। और ये पास पास और साथ साथ चलने की जो प्रवृत्ति है, यही वास्तव में अंत्योदय की एक नई प्रवृत्ति है, उसकी परिणति है, और वही समाज में खुशहाली का मार्ग और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। को आपने सुना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, जिस पर आज श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम हुआ और इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि अंत्योदय को जिन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की और उनका एक लक्ष्य, उनका विजन था कि कैसे देश में हर वर्ग तक पहुंचा जाए, हर अंतिम शख्स तक पहुंचा जाए, हर अंतिम समाज तक पहुंचा जाए और उनके कल्याण के लिए काम किया जाए। और उसके लिए उन्होंने बहुत खूब कार्य भी देश के लिए किए हुए हैं। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।